Constraints. Our today's topic is constraints. A constraint is a restriction on the freedom of motion of a system, particles in the form of condition, which must be satisfied by their coordinates or by the allowed changes in their coordinates. For example, gas molecules within a container are constrained by the walls of the vessel to move only inside the container. एक कंस्ट्रेंट जो है वो एक ऐसी रेस्ट्रिक्शन है, एक ऐसी रुकावट है जो फ्रीडम ऑफ मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ मोशन, मोशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि फ्रिक्शन होता है, वो मोशन को रोकने की कोशिश करती है, वो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम। लेकिन कंस्ट्रेंट जो है, इट इज द रेस्ट्रिक्शन और डिस्टर्बेंस ऑन द फ्रीडम ऑफ मोशन, आजादी के ऊपर, मोशन की आजादी के ऊपर ये रुकावट है। So this must be satisfied by their coordinates or by the allowed changes in the coordinates. एग्जाम्पल के तौर पे कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो इनसाइड द कंटेनर, एक वेसल, एक बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स की जो दीवारें हैं उनको बॉक्स से बाहर जाने से रोक रही हैं, लेकिन उसके अंदर वो आसानी से मूव कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर वो मूव कर सकते हैं, उन पर कोई रुकावट नहीं है, लेकिन बॉक्स की दीवारें उनको बाहर जाने से रोकेंगी, तो ये जो रुकावट है वो कंस्ट्रेंट कहलाएगी। तो वाल जो है वो कंस्ट्रेंट का काम करेंगे। A particle placed on the surface of a solid sphere is restricted by the constraints so that it can only move on the surface or in the region exterior to the sphere. दूसरी एग्जांपल है कि एक किसी सरफेस के ऊपर अगर एक बॉडी है तो वो सरफेस के ऊपर ही मूव करेगी। अगर हम स्फीयर की बात करें, एक सॉलिड स्फीयर है, अब कोई भी पार्टिकल जो सॉलिड स्फीयर के ऊपर है वो सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर मूव कर सकता है, उसके अंदर को नहीं जा सकता, क्योंकि वो सॉलिड है अंदर से अंदर। कंस्ट्रेंट्स are of two types. Number one, holonomic constraints, and number two is non-holonomic constraints. Holonomic constraints are those constraints which can be expressed in the form of equation, which can relate the coordinates of the particles, and sometimes it can also involve time. For example, equation function of R1, R2, R3, Rn and time is equal to 0. कि अगर कोई कंस्ट्रेंट उसको हम इस किस्म की इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हों, कोऑर्डिनेट्स और टाइम, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेट्स प्लस टाइम, तो उस कंस्ट्रेंट को हम हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कहेंगे। यानी कंस्ट्रेंट्स जिसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 है कि फंक्शन ऑफ ये R1, R2, R3, Rn ये कोऑर्डिनेट्स हैं और t जो है वो टाइम को शो कर रहा है। फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम इक्वल टू 0, अगर हम इस फॉर्म में उसको लिख सकें किसी इक्वेशन कंस्ट्रेंट को, तो ऐसी कंस्ट्रेंट जो है वो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कहलाती है। These constraints are integrable, यानी इनका इंटीग्रेशन लिया जा सकता है या इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स की जो भी कंडीशन हो उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। Also known as bilateral constraints, दो तरफा। Examples, simplest example of holonomic constraints is the rigid body. In a rigid body, the motion of the particles are such that the distances Rij between any two points remain unchanged. कि रिजिड बॉडी में आप कोई से दो पॉइंट मखसूस कर लें, अब बॉडी को जैसे मर्जी आप मूव करवाएं, चाहे लाइन के लॉन्ग मूव करें, चाहे उसको रोटेट करवाएं, चाहे उसको ऑसिलेट करवाएं, चाहे उसे वाइब्रेट
करवाएं चाहे उसको स्पिन करवाएं, उन 2 पॉइंट्स जो आपने उसमें मखसूस किए हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, रिमेन्स ऑलवेज रिमेन अनचेंज्ड। ये उसकी पर हालोनॉमिक कंस्टेंट्स है। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में यूं लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को अगर हम L का नाम दें तो देन L स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, और अगर स्क्वायर को खत्म कर दें तो L विल बी इक्वल टू इस सारे का अंडर रूट, और L को भी अगर हम इसी साइड पे ले आए तो दिस यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर होल की पावर 1/2 माइनस L इज इक्वल टू 0। तो ये वही इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में जा बनती है, और इसको अगर हम इंटीग्रेट भी करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। इस तरह की कंस्ट्रेंट जो है वो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कहलाती है। एक और एग्जांपल है कि पार्टिकल कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग ए कर्व or on a surface is another obvious example of a holonomic constraint। कि किसी कर्व के along जो किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तो वो भी कंस्ट्रेंट, जैसे एक ट्रेन है, वो ट्रेन की जो रेल है, पटरी है, उसके ऊपर मूव करती है, तो वो भी एक हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट की एग्जांपल है। ट्रेन जो है वो उस पटरी से हट के मूव नहीं कर सकती, जहां जहां वो पटरी जाएगी वो उसके साथ उसी के ऊपर उसको चलना होगा। तो वो कंस्ट्रेंट है कि उसने उसकी आज़ादी को सलब कर दिया है कि वो सिर्फ उस पटरी की ट्रेन रेल के अलॉन्ग ही चल सकती है, उससे हट के नहीं चल सकती। Holonomic constraints are further divided into 2 types. One is called scleronomic constraints and the other is called rheonomic constraints. Scleronomic constraints do not involve time explicitly. That is, these are time-independent holonomic constraints, whereas rheonomic constraints are time-dependent holonomic constraints. These constraints explicitly involve time. The above 2 examples indicate scleronomic constraints. However, a bead moving on a circular ring, which itself is moving with certain velocity, is a good example of rheonomic constraint. ऊपर जो हमने मिसालें दी हैं रिजिड बॉडी की या वो पार्टिकल मूविंग ऑन ए सरफेस, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्क्लेरोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि इनमें टाइम इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स में टाइम भी इक्वेशन के अंदर आता है। उसके लिए एग्जांपल है कि एक बीड जो कि एक सर्कुलर रिंग के ऊपर मूव कर रही है और वो सर्कुलर रिंग जो है वो भी किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसको हम एग्जांपल ऑफ रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट कहेंगे। ये जैसे आप ये कहेंगे एक साइकिल का पहिया है, उसके ऊपर अगर आप उसकी तार के ऊपर जो है एक बीड लगा दें तो पहिया भी मूव कर रहा है, आगे को जा रहा है, और जो बीड्स हैं उसके ऊपर वो भी मूव कर रही हैं। तो दिस इज एन अदर एग्जांपल ऑफ द रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। Second type of constraints is non-holonomic constraints. If a constraint cannot be expressed in the form of an equation, such as equation number 1, then it is known as non-holonomic constraints. अगर हम किसी कंस्ट्रेंट की कंडीशन को या इक्वेशन उसको इक्वेशन की फॉर्म में ना लिख सकें, so then it is known as non-holonomic constraints. For example, the walls of a gas container constitute a non-holonomic constraint. These constraints are not integrable and are also known as monolateral constraints. वो bilateral थे, holonomic constraints bilateral constraints थी, ये monolateral constraints कहलाती हैं।
Another example of non-holonomic constraints is a particle placed on the surface of a sphere. It can be expressed as an inequality. R square minus A square is greater than or equal to 0, where A is the radius of the sphere and R represents the position of the particle. Equation 3 is not in the form of equation 1, but represent an inequality. So a particle moving in a gravitational field and placed on the top of a sphere will eventually falls off the surface. अगर स्फीयर के ऊपर रखा हुआ है तो वो बिल आखिर जमीन पे जा गिरेगा। इस तरह और बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स की एग्जांपल्स हैं। डिफिकल्टीज कि जो हॉलोनॉमिक ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये किसी भी प्रॉब्लम्स के अंदर इसको उस वक्त इंट्रोड्यूस किया जाता है जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान ना हो। तो कंस्ट्रेंट्स को हम इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसा कि अगर आप सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं उसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो कंस्ट्रेंट्स के तौर पे एक्ट करती है। तो अगर हम उस इक्वेशन के अंदर कंस्ट्रेंट उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशंस वगैरह बनाने के लिए अगर हम टेंशन को शामिल ना करें प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल है। लेकिन जब हम टेंशन को उसमें ऐड कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। तो कंस्ट्रेंट्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानियां पैदा करती हैं, लेकिन इसकी वजह से डिफिकल्टीज भी राइज होती हैं। कंस्ट्रेंट्स इंट्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज इन द सॉल्यूशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉब्लम। यानी हम तो उसको आसानी के लिए दे रहे हैं लेकिन इसकी वजह से भी दो डिफिकल्टीज हैं। अगर वो दोनों डिफिकल्टीज भी रिमूव हो जाएं तो फिर आसानियां ही होंगी। Number 1, the coordinates Ri no longer remain all independent. That is, some of them become dependent. ये कंस्ट्रेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हम यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे जितने भी इन्वॉल्व हो सारे के सारे इंडिपेंडेंट नहीं रहते। उनमें से कुछ कम से कम अगर एक कंस्ट्रेंट है तो एक तो कम से कम कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट हो जाएगा। और उनके साथ जितनी भी कनेक्टेड इक्वेशंस हैं इक्वेशंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, फॉर एग्जांपल समेशन जे एफ जे आई प्लस एफ जे इज इक्वल टू पी आई डॉट आर नॉट ऑल इंडिपेंडेंट। इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस बनेगी इक्वेशंस ऑफ मोशन वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, उनमें से कुछ ना कुछ डिपेंडेंट इक्वेशंस बन जाएंगी। इंडिपेंडेंट इक्वेशन को आप और किसी भी इक्वेशन की हेल्प लिए बगैर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए आपको और इक्वेशंस की हेल्प चाहिए होती है। तो ये डिफिकल्टी आ जाती है कि कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट नहीं रहते सारे के सारे, उनमें से कुछ डिपेंडेंट हो जाते हैं उनकी वजह, और उनसे रिलेटेड जो इक्वेशंस होंगी वो भी डिपेंडेंट हो जाएंगी और उनको सॉल्व करने के लिए हमें नई इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। The second difficulty, the forces of constraints, for example, the forces which the walls of a container exert on gas particles are not furnished a priori. The constraints are among the unknown of the problems and must be obtained from the solution we seek. जो second difficulty है कि forces of constraints प्रॉब्लम के अंदर कभी भी गिवन नहीं होती। ये फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स प्रॉब्लम में गिवन नहीं होती, तो ये भी अननोन ऑफ द प्रॉब्लम में शामिल है। यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग की अगर हम बात करते हैं टेंशन की वैल्यू कभी भी प्रॉब्लम में गिवन नहीं होगी। हाँ, इक्वेशन जो हम बनाते हैं उनको सॉल्व करके टेंशन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन
इसकी वैल्यू कभी भी गिवन नहीं होगी। कंस्ट्रेंट की वैल्यू कभी भी प्रॉब्लम के अंदर गिवन नहीं होती। एक तो हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम में एक हमें अननोन दिया होता है कि इस चीज की वैल्यू मालूम करें, तो इससे अगर एक कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व करेंगे तो कम से कम एक अननोन और बढ़ जाएगा। ये नंबर ऑफ अननोन जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे प्रॉब्लम के अंदर। पहली डिफिकल्टी थी कि इक्वेशंस सारी की सारी इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगी, कुछ डिपेंडेंट बन जाएंगी, और डिपेंडेंट इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें नई इक्वेशन चाहिए होंगी। दूसरी डिफिकल्टी ये है कि जो फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं उनकी वजह से जैसे हम डालेंगे तो उससे नंबर ऑफ अननोन इंक्रीज कर जाएंगे। Indeed, imposing constraints, the system is simply another method of stating that there are forces present in the problem that cannot be specified directly but are known in terms of their effects on the motion of a system. क्योंकि टेंशन का इफेक्ट आपको इजीली नजर आ रहा है कि टेंशन ने इन द स्ट्रिंग ने बॉब को नीचे गिरने से रोका हुआ है। Equations of the constraints of a system may be expressed represented by equations of constraints. For example, a single particle free to take up any position in space has three independent coordinates such as x, y, z, or r, theta, phi, etc. But if this motion is restricted to a line like a bead on a rigid wire, then the bead is constrained in a straight wire in xy plane. So the equation of wire is y is equal to a plus bx, equation of straight line. Z is equal to 0. If wire is like a parabola in shape, then y is equal to bx square and z is equal to 0. So these are the equations of constraints under different conditions. Degrees of freedom. A mechanical system can move freely in different number of ways without violating any constraint which can be imposed on it. These number of independent ways are called the degrees of freedom. To be more precise, the number of degrees of freedom is the number of quantities which must be specified independently in order to determine the velocities of particles in a system for any type of motion which does not violate the constraint. इसको हम आसान ज़बान में आप यूं कह सकते हैं कि जो है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। जैसे एक्स वाई जेड ऊपर भी हमने बात की कि अगर एक पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है तो उसको हम तीन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसकी बेस पे तीनों को यूज करते हुए हम इक्वेशन जो है ना वो बना सकते हैं। तो ये एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तीनों की वैल्यूज हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं कि इस वजह से इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम कहेंगे 3 है। लेकिन जैसे हम बात की कि एक बीड है वो एक वायर के ऊपर मूव कर रही है, स्ट्रेट वायर के ऊपर, तो अब इस केस में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जैसे भी हमने ऊपर इक्वेशन को बनाई है ये वाली इक्वेशन, इसमें z इज इक्वल टू 0, यानी अब हमारे पास ये y और x अब दो कोऑर्डिनेट्स हैं। तीसरा जो है वो z0 वो डिपेंडेंट हो गया है, x और y इस केस में हमारे पास फिर अब 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर एक लाइन के लॉन्ग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, क्योंकि अब वो सपोज के अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो अब ना वो वाई के लॉन्ग मूव कर सकता है ना जेड के लॉन्ग मूव कर सकता है। इस केस में उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 होगी। For example, a single particle moving in space has 3 degrees of freedom in x, y, or z. But if constrained to move
along a certain line or curve, it has only 1 degree of freedom. Similarly, a system of n particles has 3 n degrees of freedom. क्योंकि एक पार्टिकल के लिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, n पार्टिकल्स के लिए it will become 3n. 2 पार्टिकल होंगे तो 6 हो जाएंगे. x1 y1 z1 एक के लिए हो गए, x2 y2 z2 दूसरे के लिए, तो ये 6, जिसको 2 into 3 हम कह सकते हैं. इस तरह से अगर 3 पार्टिकल्स हैं तो ये नॉर्म बन जाएंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, तो ये नॉर्म बनेंगे, ये 3 into 3. जिस तरह से अगर n पार्टिकल्स होंगे तो ये फिर 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मान जाएंगे. A rigid body constrained to rotate about an axis has only 1 degree of freedom. For a holonomic system of n particles subject to C independent holonomic constraints can be expressed as h1 function of x1 y1 z1 so on zn t is equal to a1. Similarly, h2 x function of x1 y1 z1 so on zn t is equal to a2 and so on. hn function of x1 y1 z1 so on zn t is equal to an. Here these a1 a2 a3 so on and h1 h2 h3, these are constraint specified functions, and in this case the number of degrees of freedom, the f now represents the number of degree of freedom, and this is equal to the total number of coordinates जो बनते हैं. n पार्टिकल्स हैं तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स होंगे 3n. एक को स्पेस में अगर हम बात करेंगे तो एक पार्टिकल को हम 3 कोऑर्डिनेट से x y z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n पार्टिकल्स के लिए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 3n. और अगर हम इनके ऊपर c इंडिपेंडेंट हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को जो है वो इम्पोज कर दें तो उसकी वजह से कम c नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिपेंडेंट हो जाएंगे. ये जितनी कंस्ट्रेंट्स होंगी कम उतने कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंट हो जाएंगे. और f जो है ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को शो करता है. इन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स. तो फिर टोटल कोऑर्डिनेट्स में से डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स बचेंगे. इट मींस कि f विल बी इक्वल टू 3n minus c, यानी टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स माइनस द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स और द नंबर ऑफ डिपेंडेंट quantities, dependent coordinates. C represents the number of holonomic constraints or the number of dependent coordinates. So F is equal to 3n minus C. तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करने का तरीका है कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स में से जो डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं या नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो माइनस कर दें, हमारे पास फिर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ जाएगा. तो अगर हम ये कंसेप्ट यूज करें डिग्री ऑफ फ्रीडम का, इसमें फिर हम वही कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हैं जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हों. जो डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को हमने इसमें से C जो है ये नंबर ऑफ डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है, ये हमने माइनस कर दिया है. तो अब F में हमारे पास सिर्फ वो कोऑर्डिनेट्स होंगे जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो जो फर्स्ट डिफिकल्टी की हमने बात की थी कि कोऑर्डिनेट जो है वो नो लॉन्गर रिमेन ऑल इंडिपेंडेंट और कुछ कोऑर्डिनेट जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो बात अगर हम डिग्री टोटल कोऑर्डिनेट्स लेने की बजाय डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करें तो हम सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करेंगे. इन दैट केस जो फर्स्ट डिफिकल्टी है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी. अगर हम सिर्फ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को यूज करें यानी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट को यूज करें तो हम सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करेंगे. इन दैट केस जो फर्स्ट डिफिकल्टी है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी. जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स.
A set of generalized coordinates is any set of coordinates by means of which the positions of the particles in a system may be specified. ऐसा एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जिनकी मदद से हम सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, एक है या एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, उनकी पोजीशंस को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वी मे रिप्लेस Cartesian coordinates in xy of a particle moving in a plane by the two polar coordinates r theta are the three space coordinates x y z by three spherical or cylindrical coordinates. ये पोजीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मल हम एक्स वाई जेड स्पेस में यूज करते हैं, प्लेन में एक्स वाई, और लाइन के अलोंग सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई या सिर्फ जेड. ये हम जानते हैं कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या पोलर कोऑर्डिनेट्स या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इनको कहते हैं. ये मखसूस कोऑर्डिनेट्स हैं. लेकिन इनके बजाय व्हेन वी वांट टू स्पीक अबाउट a physical system described by a set of generalized coordinates without specifying for the moment just what the coordinates are, it is customary to designate each coordinate by the letter Q with a number or subscript. A set of n generalized coordinates can be written as Q1, Q2, Q3, so on up to Qn. X, Y, Z ये मखसूस, इनको हम जानते हैं कि जिनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. इस तरह से R थीटा हम जानते हैं, इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. इस तरह के मखसूस कोऑर्डिनेट्स को यूज किए बगैर अगर हम जनरल नंबर जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, उनको यूज करें तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज द सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. तो अगर n कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये भी n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे. Thus, a particle moving in plane may be described by two coordinates Q1, Q2, which may in special case be Cartesian coordinates. यानी ये Q, X, Y अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेते हैं तो प्लेन में हम XY लेते हैं. अब XY लेने के बजाय हमने इसको Q1, Q2 ले लिया. या अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स लेते तो हम R थीटा लेते हैं, लेकिन R थीटा या XY की बजाय हम जनरल Q1, Q2 ले लिया. A particles moving in space is located by three generalized coordinates Q1, Q2, Q in X, Y, Z या R, phi, Z या R, theta, phi. इनकी बजाय हमने लिया Q1, Q2, Q3 कंसिडर कर लिया. ये मखसूस हैं, पर्टिकुलर हैं, अब ये जनरल हैं, इस वजह से इनको हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का नाम दे दिया. Hence, in general, there are three coordinates Q1, Q2, Q3 to specify the position of a particle in space. The configuration of a system of n particle may be specified by 3n Cartesian coordinates. For example, x1, y1, z1 पहले पार्टिकल के लिए, x2, y2, z2 सेकंड पार्टिकल के लिए, so on, और आखिरी पार्टिकल के लिए xn, yn, zn. हमारे पास यूं ये 3n कोऑर्डिनेट्स बनेंगे. तो इनकी जगह तो 3n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे. Q1, Q2, Q3 फर्स्ट के लिए, इस तरह से Q4, Q5, Q6 सेकंड के लिए, एंड सो ऑन अप टू Q3n चलेंगे. इन 3n कोऑर्डिनेट्स की जगह हमारे पास ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स Q1, Q2, Q3 अप टू Q3n आ जाएंगे. यानी हम इनको इनके साथ रिप्लेस कर देंगे. Since for each configuration of the system, the generalized coordinates must have some definite set of values. That is, the coordinates Q1, Q2, Q3, so on, Q3n will be a function of Cartesian coordinates and possibly also of its time in the case of moving coordinate system. तो ये जो generalized coordinates ले रहे हैं, इनका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या पोलर कोऑर्डिनेट्स या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, जिस तरह के कोई भी कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ कोई ना कोई लिंक जरूर होगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, तो हमारे पास ये 3n
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर टाइम भी कंसिडर कर लें तो 3n+1 हो जाएगा ये पर, x1 y1 z1 x2 y2 z2 so on xn yn zn और टाइम। तो हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उसको जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी करेंगे, q1 इज इक्वल टू q1 फंक्शन ऑफ x1 y1 z1 x2 y2 z2 xn yn zn और टाइम। q1 the generalized coordinate is the function of Cartesian 3n Cartesian coordinates and time. Similarly, q2 generalized coordinate q2 can be a function of x1 y1 z1 x2 y2 z2 so on comma xn yn zn and time. Similarly, the coordinate generalized coordinate q3n can be a written function of x1 y1 z1 x2 y2 z2 xn yn zn and time. Since these coordinates q1 q2 q3 so on q3n specify the configuration of a system, yani position of a system, it must be possible also to express the Cartesian coordinates in terms of the generalized coordinate. जैसे हमने यहाँ पे generalized coordinates को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, इसके उलट के तौर पे हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं। जैसा कि ये इक्वेशंस लिखी गई है, x1 को हम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ q1 q2 q3 q3n and time. Similarly, y1 is a function of q1 q2 q3 q3n time. z1 is a function of q1 q2 q3 q3n time, so on xn yn and zn can be expressed in terms of the generalized coordinate. These equations provide relationship between Cartesian coordinates and the generalized coordinates. ऊपर वाली equations थी generalized coordinates in terms of Cartesian coordinates and time. ये equation जो है set of equation represents the Cartesian coordinates expressed in terms of generalized coordinates and time. And that's all for today.